हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए जो खंड काव्य है। खंड काव्य से आपका क्वेश्चन आता है। खंड काव्य मेवाड़ मुकुट, ठीक है। तो खंड काव्य मेवाड़ मुकुट जो गंगारत्न पांडे कृत है, ठीक है। कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता हैं गंगारत्न पांडे, ठीक है बेटा। तो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेवाड़ मुकुट से, जो खंड काव्य से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि जो स्वपठित खंड काव्य के का सारांश लिखिए। कभी सारांश पूछ लिया जाता है कि सारांश सात, जैसे कि मान लो आपके मेवाड़ मुकुट में 7 सर्ग हैं, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेवाड़ मुकुट के 7 सर्ग का सारांश लिखिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए, ठीक है। पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। अलग अलग सर्ग के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है बेटा। तो जान लेते हैं बेटा, मैं आपको मेवाड़ मुकुट समझा देती हूँ। मेवाड़ मुकुट आपको कैसे करना होगा देखते हैं बेटा। मेवाड़ मुकुट प्रथम सर्ग अरावली, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। वह मेवाड़ की रक्षा का पूर्ण दायित्व स्वीकार करके बड़े ही गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए हुए खड़ा है। इस अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं में कभी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और वहां पर उनके वेद मंत्रों के स्वर गूंजते थे। युद्ध में पराजित होने के बाद महाराणा प्रताप इसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे जिसमें वे अपनी पत्नी लक्ष्मी और पुत्र तथा पुत्री को लेकर निवास करते हैं। वन में अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की तथा शत्रु पक्ष की कन्या को पुत्री के समान पाला। वह उनकी उदारता और शरणागत वत्सलता का प्रमाण है। सर्ग के अंत में महाराणा प्रताप की पत्नी अपने पुत्र को गोद में लिए भविष्य की चिंता में डूबी हुई बैठी है। आगे बेटा समझ में, ये आपका प्रथम सर्ग का सारांश हो जाता है, ठीक है। अगला है द्वितीय सर्ग लक्ष्मी। अरावली पर्वत श्रृंखला पर महाराणा प्रताप की कुटिया। चांदनी रात का प्रथम पहर है। सर्वत्र नीरवता छाई हुई है। पक्षीगण दिन भर की थकान के बाद अपने अपने घोंसले में सोए हुए हैं। इस एकांत तथा निर्जन स्थान पर अपनी कुटिया के समक्ष लक्ष्मी चिंतामग्न मुद्रा में बैठी हुई है। अपनी अपने भूख से पीड़ित पुत्र को देखकर व्याकुल हो उठी है। राणा की संतान होते हुए भी भरपेट दूध भी नहीं नसीब है। रानी लक्ष्मी कहती है कि कर्म योग तो आदर्श मात्र है, कर्म भोग ही सच्चा दर्शन है। सज्जन सर्वदा मार्मिक वेदना को प्राप्त करते हैं, परंतु कुमार्गी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। महाराणा प्रताप शत्रु के सामने अपना मस्तक नहीं झुका सकते। इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सभी देखो दिखाई दे रहा है बेटा, सभी प्रकार के दुखों को सहन कर रही हैं। लक्ष्मी सम्मान रक्षा हेतु स्वयं को तो कष्टों में डाल सकती है, परंतु अपने पुत्र तथा पुत्री का दुख उससे देखा नहीं जाता। उसके मुख से अचानक इन शब्दों को सुनकर महाराणा प्रताप रानी के रोने का कारण पूछते हैं। रानी लक्ष्मी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कहकर आंसू पोंछती हुई कुटिया के अंदर चली जाती है। महाराणा प्रताप के अश्रु भी सहसा निकल आते हैं, ठीक है बेटा। ये हो जाता है आपका द्वितीय सर्ग। अब तृतीय सर्ग प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप कुछ समय तक अपनी कुटिया के समक्ष खड़े हुए कुछ विचार करते रहते हैं। फिर वृक्षों की घनी छाया में आंखें बंद किए हुए रानी लक्ष्मी के कष्टों के विषय में सोचते हैं। वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से ही यश की प्राप्ति होती है। मेवाड़ को मुक्त कराना ही उनका मुख्य कर्तव्य है। इसके लिए वे अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार हैं। वे सोचते हैं मैं ही अपने कर्तव्य पथ से विचलित क्यों हूँ। मानसिंह जैसा वीर उसके इशारे पर नाच रहा है। अकबर की साम दाम दंड भेद की नीति से मैं ही शेष बचा हूँ, पर आज मैं किस दशा को पहुंच गया हूँ। रे अकबर, आज राणा को तूने सारे राजपूतों से अलग करके भटका दिया है। मेरा बंधु शक्ति सिंह भी विद्रोही अकबर से जाकर मिल गया है, परंतु जब उसकी आत्मा उसे धिक्कारेगी तो अवश्य ही वह लौटकर वापस आएगा। राणा प्रताप चेतक की स्वामी भक्ति
तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं। वे सिसोदिया वंश की आन रखने का संकल्प लेते हैं, किंतु साधनहीन हुए वह विचार करते हैं कि वह शत्रु पक्ष का सामना कैसे करें। ठीक है बेटा, ये आपका तृतीय सर्ग हो जाता है। अब देखते हैं बेटा चतुर्थ सर्ग। ठीक है, चतुर्थ सर्ग कौन सा है? दौलत। ठीक है, दौलत कौन थी? दौलत उनके शत्रु की कन्या थी। तो दौलत चिंतामग्न मुद्रा में लताओं में से आच्छादित घनी छाया में बैठी हुई, लताओं से आच्छादित यानी कि लताओं से ढकी हुई घनी छाया में बैठी हुई अपने विगत जीवन के विषय में विचार कर रही है और कहती है उस भोग विलास भरे जीवन में कटुता ही थी, प्रीति नहीं। उसे विगत जीवन अच्छा नहीं लगता। महाराणा प्रताप की सज्जनता के विषय में विचार करती हुई वह कहती है अकबर यह क्यों नहीं समझते कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है। वह शक्ति सिंह और प्रताप में तुलना करती हुई कहती है ये सूर्य है, वह दीपक है। दौलत महाराणा प्रताप के लिए कुछ करना चाहती है। विचारों में निमग्न दौलत को उसी समय किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। यहीं पर इस सर्ग का अंत हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हो जाता है आपका चतुर्थ सर्ग। पंचम सर्ग चिंता। एकांत स्थान में बैठी हुई दौलत राणा प्रताप के पदचाप सुनकर उठ खड़ी होती है। राणा प्रताप उसके एकांत में बैठने और उदासी का कारण पूछते हैं। वह कहती है मैं तो बहुत सुखी हूँ, बस एक ही डर है मेरे कारण कहीं आपकी स्वाधीनता का प्रण न टूट जाए। मैं आपकी कुछ सेवा तो नहीं कर सकती, उल्टे आपके दुख ही मैंने बढ़ा दिए हैं। राणा कहते हैं पगली, भला कौन सा दुख यहाँ मेरे लिए ले आई है? तेरे आने से मुझे एक बेटी मिल गई है। दौलत उत्तर देती है रानी लक्ष्मी तो भीतर ही भीतर पीड़ा का विष पी रही हैं। मैं उनसे कुछ पूछने को भी सहमत हूँ। आज आप मेरे साथ चलें, मैं उनका दुख दूर करने का प्रयास करूँगी। दौलत तथा राणा प्रताप लक्ष्मी के पास जाते हैं। दौलत अपनी माता से उदासी का कारण पूछती है। लक्ष्मी पूरे परिवार को अभागा बताती है। राणा प्रताप बताते हैं आज उन्होंने मेवाड़ को मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय किया है। इसके लिए वे सिंधु देश से साधन प्राप्त करने की बात करते हैं और अकबर से युद्ध करने की बात बताते हैं। छत्राड़ी होने के कारण लक्ष्मी स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन प्रताप प्रस्थान करने का निश्चय सुनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाता है आपका पंचम सर्ग। अगला आपका षष्ठम सर्ग। षष्ठम सर्ग देख लेते हैं बेटा। देखो, राणा प्रताप प्रातःकाल प्रस्थान का प्रबंध करते हैं, तभी एक अनुचर आकर उन्हें पत्र देता है। यह पत्र पृथ्वीराज द्वारा भेजा गया है। पृथ्वीराज अकबर के मित्र हैं और कवि हैं, किंतु राणा प्रताप से भेंट करते हैं और अकबर से युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। राणा प्रताप उन्हें अपनी साधनहीनता के विषय में बताते हैं तो पृथ्वीराज भामा शाह का परिचय देते हैं और कहते हैं कि भामा शाह आपकी प्रत्येक प्रकार की सहायता करने को तैयार हैं। पृथ्वीराज उन्हें बुलाने के लिए राणा प्रताप की आज्ञा भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा आपका षष्ठम सर्ग पृथ्वीराज। ठीक है बेटा, अब अगला है आपका लास्ट सर्ग है सप्तम सर्ग। राणा प्रताप भविष्य के जीवन के विषय में चिंतन करते हैं, तभी हिरणों का समूह उनके सामने से होकर गुजरता है। इसके बाद मातृभूमि की जय जयकार करते हुए भामा शाह वहाँ उपस्थित होते हैं। भामा शाह अपने पूर्वजों की संचित संपत्ति राणा प्रताप को सौंपने की इच्छा करते हैं, किंतु राणा प्रताप उसे पराया धन मानकर अस्वीकार कर देते हैं। भामा शाह उन्हें यह समझाते हैं कि यह उनका अपना धन है। राणा प्रताप उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। फिर तो राणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हो जाता है। वह देश के हित में मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पर खंड काव्य की कथा समाप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको सातों सर्ग की कथा पढ़नी है। ठीक है, जब आपसे जिस सर्ग का नाम लिया जाएगा कि सप्तम सर्ग भामा शाह या षष्ठ सर्ग है आपका पृथ्वीराज, तो जो भी सर्ग आपसे पूछा जाता है उस सर्ग के बारे में आप लिखोगे। और बाकी यदि आपसे सातों सर्ग के बारे में पूछा जाता है तो आप सातों सर्ग में से लिखोगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सातों सर्ग से लिखोगे और आप सातों सर्ग के बारे में बताओगे। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के सातों सर्ग के बारे में। तो
बेटा अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण आपको कैसे लिखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि राणा प्रताप के चरित्र चित्रण के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।